एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएससी। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेएस एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं। जीव विज्ञान को बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें। जीव विज्ञान जो है 200 जो जीव विज्ञान बायोलॉजी बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है बायोस और दूसरा है लैगोस। ठीक, बायोस का मतलब होता है जीवन, मतलब लाइफ। ठीक, और लैगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि स्टडी। ठीक, तो अब जीव विज्ञान की यदि डिफिनेशन लिखा जाए, जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं, मतलब जीवन का अध्ययन, मतलब जीवों की स्टडी जहाँ की जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जीव विज्ञान की डेफिनेशन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये जीव विज्ञान की डिफिनेशन हो गई। जीव विज्ञान में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस हम लोगों ने जो पहला अपना सब्जेक्ट लिया था वो लिया था जीव विज्ञान। हम लोगों ने जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो में। तो उसी का आज हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। तो अभी मैं मानव पाचन तंत्र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये सब लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ तो लिखना, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो आज हम लोग जैसे कि डिस्कस की कि जैसे हम लोग मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है, मानव पाचन तंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूरा मानव पाचन तंत्र है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग मानव पाचन तंत्र को। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, ठीक, ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला तो हम लोग अकॉर्डिंग टू आहार नाम पूरे पाचन तंत्र की क्रियाविधि को देखेंगे, आहार नाम। और दूसरा हम लोग देखेंगे सहायक पाचन ग्रंथियां, जिसके कारण से भी पाचन की क्रिया संपादित होती है। तो दूसरा है अपना सहायक पाचन ग्रंथि। ठीक है, आहार नाम में हम लोग देखेंगे मुख गुहा, ये जो आप लोग को ये पूरा दिख रहा है ये मुख गुहा के अंतर्गत आता है। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद हम लोग देखेंगे ग्रसनी। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे छोटी आंत। और चौथा देखेंगे हम लोग बड़ी आंत। ठीक है, और सहायक पाचन पाचन ग्रंथियों में क्या क्या आएगा ये देखिए। ये अपनी जो लार ग्रंथियां हैं, तीन जोड़ी जो लार ग्रंथियां पाई जाती है मानव में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा लार ग्रंथि, सेकंड रहेगा यकृत,
और फोर्थ रहेगा अग्नाशय, सॉरी थर्ड रहेगा अग्नाशय। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि पहले हम उपगुहा को पढ़ेंगे, ये पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी देखेंगे, ये जो ग्रसनी फेरिंग्स जिसको बोलते हैं वो, फिर छोटी आंख और फिर बड़ी आंख, ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग जो है ये मैं बता दूं आपको, आहार नाल जो होती है ये 30 फीट लंबी नलिका होती है। 30 फीट लंबी जो है मानव शरीर की नली होती है, जो कि मुख गुहा से लेके ये जो एनस है इसकी यहाँ से, ये मुख गुहा से लेके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है, ये 30 फीट होती है। तो अब हम लोग मानव पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग पहले जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख गुहा। ठीक, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये वाली होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों में से सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, जब कई बार क्या होता है कि जब पैरोटिड ग्लैंड में जब संक्रमण होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। कई बार क्या होता है इसमें संक्रमण के चलते, ठीक, इसमें संक्रमण के चलते इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाती है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि हमें मम्स रोग हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं गलछुआ भी कहते हैं। इसकी साइज में परिवर्तन हो जाता है, ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो इसी ग्रंथि में, इसी ग्लैंड में स्वेलिंग के कारण हो जाता है। क्योंकि स्वेलिंग जब इसमें आ जाती है तो गलछुआ रोग हो जाता है, फिर एंटीबायोटिक के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक जोड़ी ग्रंथि एक जोड़ी पाई जाती है। मतलब कि यदि हम लोग मानव शरीर यहाँ पे बात करें तो ये कान के नीचे ये वाले हिस्से में पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है दोनों तरफ। ठीक है, एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी इसकी संख्या होती है, मतलब ये नंबर ऑफ संख्या में पूछा जाए तो 2 पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, जो कि लाल ग्रंथि ही होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ये जो ये है, ठीक है, ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया लाल ग्रंथियों के बारे में। अब इनसे स्त्रावित क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि पाचन की जो क्रिया है, ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही संपादित होने लगती है। ठीक है, पाचन की क्रिया जो है मुख गुहा से ही संपादित होने लगती है, मतलब मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जो पाचन का मतलब क्या होता है, वास्तविक रूप से पाचन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पाचन मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थों का, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन। ठीक है, यदि आपसे डिफिनीशन, यदि जैसे कि क्या होता है कि एमपीपीएससी में क्या करता है कि जैसे 4-5 टॉपिक दे देता है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उसकी डिफिनीशन, या 4-5 चीजें ऐसी होती है कि उसको एक साथ दे देता है, जिस पर टिप्पणी करने के लिए जो देता है एमपीपीएससी में जो आता है। तो उसमें पाचन क्रिया की यदि परिभाषा पूछी जाए, ठीक है, तो आपको ये सब डिस्कस करना है कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन जो है वो पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, पाचन क्रिया कहलाती है। तो अब देखिए, जैसे कि मैं बात करूं रोटी, ठीक है, रोटी का टुकड़ा आपने खाया, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। रोटी का टुकड़ा यदि आपने खाया, ठीक है, तो रोटी तो क्या है, एक जटिल भोज्य पदार्थ है, ठीक है। रोटी एक क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ है, लेकिन इसका सरल भोज्य पदार्थ क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ GLS, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। रोटी का टुकड़ा आपने खाया, तो रोटी तो क्या है, एक जटिल भोज्य पदार्थ है, ठीक है, लेकिन उसका सरल भोज्य पदार्थ क्या है, ग्लूकोज। जब रोटी जो है, रोटी का टुकड़ा जब कार्बोहाइड्रेट, जब ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है उसका, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पे पाचन की क्रिया जो होती है संपादित हो जाती है, मतलब पाचन की क्रिया वहां पे हो जाती है, ठीक है। दूसरा दूसरा है चावल, ठीक है। चावल में क्या पाया जाता है, वसा, ठीक। चावल भी क्या है, एक एक प्रकार का जटिल भोज्य पदार्थ है, ठीक, क्योंकि ये चावल जो है, चावल में क्या पाया जाता है, वसा। जब इसका सरल भोज्य पदार्थों में जब परिवर्तन होगा, तो ये क्या बनेगा, फैटी एसिड, ठीक। फैटी एसिड मतलब जब वसा का पूरा परिवर्तन जब फैटी एसिड के रूप में हो जाता है, ठीक है, जब वसा यहाँ पे फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे पाचन का जो है, वसा का जो है पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा है दाल। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो जब दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है, जब इसका प्रोटीन का अमीनो एसिड, जब प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है अमीनो एसिड बनता है, तो वहां पे पाचन की पूरी क्रिया जो है संपादित हो जाती है, ठीक है। ये रहा हम लोग का, मतलब पाचन का मतलब शुद्ध रूप से ये समझिए कि जब जटिल भोज्य पदार्थों का, जब जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में जब कन्वर्जन हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, पाचन क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे, अब देखिए कि पाचन के लिए, यहाँ पे तो पाचन हो रहा है, लेकिन पाचन के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पाचन तभी संभव है जब वहां पे एंजाइम हो प्लस जल हो, ठीक है। बिना इन दोनों के पाचन की क्रिया संपादित हो ही नहीं सकती, मतलब पाचन यदि शरीर के किसी भी अंग में यदि पाचन हो रहा है, तो एंजाइम और जल का उपस्थित होना वहां पे 100% श्योर है। यदि एंजाइम या जल में से कोई भी एक यदि उपस्थित नहीं है, तो उस स्थान पे पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है, तो उस स्थान पे पाचन नहीं होगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने आप बताया कि पाचन की क्रिया जो है वो मुख गुहा से ही स्टार्ट रहती है ना, मुख गुहा में पाचन क्रिया स्टार्ट रहती है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि मुख गुहा में जल और एंजाइम दोनों की मात्रा क्या होगी, दोनों क्या है, उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मुख गुहा के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि आपको पाचन के लिए, शरीर में किसी भी अंग में पाचन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो होती है हमें एंजाइम की प्लस जल की, ठीक है। एंजाइम और जल की उपस्थिति में जो है भोजन का पाचन होता है, ठीक है। बिना एंजाइम और बिना जल के कहीं भी पाचन की क्रिया संपादित नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए पाचन में, मुख गुहा में कहाँ से पाचन होता है, देखिए मुख गुहा में जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों से क्या होता है, हमने बताया कि 3 जोड़ी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब संख्या में कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। तो लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, एंजाइम प्लस जल का स्त्रावण होता है, ठीक है। एंजाइम और जल निकल रहे हैं, एंजाइम, लार ग्रंथियों से एंजाइम और जल का स्त्रावण होता है, जिस कारण से भोजन का यहाँ पे पाचन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो लार ग्रंथियों से जो एंजाइम और जल निकलता है, तो एंजाइम की मात्रा कितनी होती है, सिर्फ मात्र 1% होती है, और जल की मात्रा होती है 99%। मतलब कि हमारे लार ग्रंथियों से 99% जल निकलता है, वहीं 1% एंजाइम निकलता है, ठीक है। अब एंजाइम निकलते तो एंजाइम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजाइम में से कौन से एंजाइम यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। अब लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया टाइलिन,
पहला जो एंजाइम निकलता है वो है टाइलिन, ठीक है। दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक। हमारे लाल ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन निकलता है और लाइसोजाइम निकलता है, ठीक है। अब टाइलिन क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च को क्या करता है, वो माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। तो स्टार्च को टाइलिन क्या करता है, माल्टोज माल्टोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब लाइसोजाइम का भी कुछ कार्य होगा, ये तो टाइलिन का कार्य हो गया। अब लाइसोजाइम क्या कार्य, जैसे भोजन के दौरान क्या होता है, कभी कभी अवांछनीय तत्व हमारे भोजन में शामिल होते हैं, मतलब कई प्रकार के कीटाणु जो होते हैं हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, भोजन में साथ आए हुए हानिकारक पदार्थों को हानिकारक पदार्थों का क्या करता है, भक्षण कर लेता है, भक्षण करता है, ठीक है। भक्षण करना मतलब कि जो हमारे भोजन में, जो हमारे साथ भोजन के साथ में कई बार क्या होता है कि कई बार कीटाणु जो होते हैं भोजन में उपस्थित होते हैं, तो ये क्या करता है कि लाइसोजाइम उनको जगह लेता है, भक्षण कर लेता है, ठीक है। अब लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम हमारे अश्रु ग्रंथियों में भी होता है, और हमारे पसीना में भी क्या होता है, लाइसोजाइम का स्राव होता है। तो लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम और कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे अश्रु ग्रंथियों में, अश्रु ग्रंथियों में पाया जाता है, मतलब कि जो हमारे आंखों में जो जिस ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं उन ग्रंथियों में पाया जाता है। और दूसरा क्या है, पसीने में पाया जाता है, ठीक। लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम, ठीक, ये लाइसोजाइम जो है हमारे अश्रु ग्रंथियों में पाया जाता है और पसीने की ग्रंथियों में पाया जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मुख में पाचन की क्रिया जो है संपादित हो रही है, ठीक है, पाचन जो हो रहा है एंजाइम और जल की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक। और लाल ग्रंथि, अब देखिए मुख में क्या लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मुख में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको पीछे बता भी चुका हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मुख गुहा में 3 जोड़ी, मतलब संख्या में, मतलब 6, संख्या में 6, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। गुहा में 3 जोड़ी मतलब 6 संख्या में लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि मैं आपको बताया था पेरिटोटिक ग्लैंड थी, जिसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के दौरान उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है मम्स मतलब दर्द रोग हो जाते हैं, बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे मुंह में पाचन कैसे होता है, लाल ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथियों से एंजाइम और जल का स्राव होता है, जिसमें जो जल की मात्रा होती है वो 99% होती है और एंजाइम की मात्रा जो होती है 1% होती है, ठीक है। और इसी 1% में मतलब कि हमारे लाल ग्रंथियों में जो है एंजाइम और जल में 1% एंजाइम्स में टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल ग्रंथियों से कौन कौन सा एंजाइम, लाल ग्रंथियों से कौन कौन सा एंजाइम का स्त्रावण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आसानी से आप लोग आंसर कर जाएंगे, कौन कौन से जो एंजाइम होंगे। पहला तो होगा टाइलिन, दूसरा होगा लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और है, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ में उसके क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, ठीक है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, एक मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मुख गुहा, ठीक है। पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन जो इस बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टेकअप करते हैं कि लाल ग्रंथि मतलब कि मुख गुहा में, ठीक है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, ठीक है।
तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो जो टाइलिन है एक प्रकार स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सॉरी हाँ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यदि पूछा जाए कि मुख गुहा में पाचन किस चीज का पाचन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, मुख गुहा में, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से आंसर कर जाएंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जिसमें स्टार्च क्या होता है, टाइलिन की उपस्थिति में किसमें होता है, माल्टोज में परिवर्तित है। माल्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मुख गुहा में पाचन की जो क्रिया विधि है जो मैंने आपको अभी बताया, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ यहाँ से बेसिकली ये मुख गुहा में जो एंजाइम और पाए जाते हैं, और एंजाइम जो पाए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किए, 2-3 क्वेश्चन जो डिस्कस किए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये स्कोरिंग चैप्टर भी है, यदि आप पीसेस के लेवल में तो है ही है, एमपी पीसेस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मुख गुहा से। और जो एसएससी और जो बैंक के एसएससी और जो रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, मुख गुहा में हमारा एक टॉपिक और छूटा हुआ है, वो है दांत, आंतरिक पाचन कहते हैं। मुख गुहा में जो आंतरिक पाचन होता है दांतों के माध्यम से, और दूसरा कौन सा है, जीवा। ठीक, तो कल जो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम लोग बेसिकली 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में और जीवा के बारे में। जैसे कि जीवा जो होता है हमारा, एक जो फ्रंट भाग होता है वो फ्री होता है, और जो सेकंड मतलब जो जिसका सेकंड एंड होता है वो हमारे सेकंड जो होता है वो कार्टिलेज की बनी संरचना होती है, तो उससे जुड़ा हुआ होता है। और हम लोग दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दांतों के बारे में हम लोग कल इसमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी तो उसका अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। और आपको यदि इस टॉपिक में यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, मुझसे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो भी आपको वीडियो में जो भी डाउट है या फिर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप उसे बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी अपलोड होगी हम लोग की, तो उसमें इस चीज़ों को आपके जो डाउट होंगे उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।